आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ डिकोडिंग वाईटी की तरह की एडिटिंग सिखाऊंगा, बल्कि आपको एग्जैक्ट वो फ्रेमवर्क दूंगा जिसको माइंड में रखकर आप डिकोडिंग वाईटी की तरह की एडिटिंग कर पाओगे। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैंने इस वीडियो को ओवरऑल 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तीसरे चैप्टर के अंदर मैं आपको डिकोडिंग वाईटी की डिफरेंट एनिमेशंस का ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले इन दोनों चैप्टर्स को डिस्कस करना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, द एडिटिंग माइंडसेट। मोस्टली एडिटर्स वीडियोस को एडिट करने के दौरान सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं और वो है व्यूअर की अटेंशन गेन करना, जो कि बुरा नहीं है, बट डिकोडिंग वाईटी पर्सपेक्टिव इज टोटली डिफरेंट। एक एडिटर का काम सिर्फ अटेंशन को मेंटेन करना नहीं होता है, बल्कि उस अटेंशन को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में चेंज करना होता है। शायद ये बात अभी आपके ज़हन में ना आए, लेकिन देर सवेर ये बात आपको जरूर समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बेसिक सा ब्लूप्रिंट दे देता हूँ जिसकी मदद से आपकी एडिटिंग 10x बेटर हो जाएगी। एडिटिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन प्लस अटेंशन। क्या आपका ऐड किया गया ऑब्जेक्ट या लगाया गया कट, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी वीडियो के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है? क्या आपका ऐड किया गया ऑब्जेक्ट व्यूअर का कोई भी इमोशन ट्रिगर कर रहा है? क्या आपका ऐड किया गया ऑब्जेक्ट आपकी वीडियो की अटेंशन को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रहा है? अगर इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक का भी आंसर यस आता है देन ग्रेट, अदरवाइज उस इफेक्ट को डिलीट कर दो क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। डिकोडिंग वाईटी अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा आइकन्स का इस्तेमाल करता है, जिनको आप flaticons.com से डाउनलोड कर सकते हो। ये वेबसाइट डिकोडिंग वाईटी खुद रिकमेंड करता है, बट इससे बेटर चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अपने मोबाइल के क्रोम या ब्राउज़र को ओपन करो और ऊपर की साइड आपने टाइप करना है svgrevo.com। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो डायरेक्टली आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। ऊपर की साइड आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आइकन सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट का ये बेनिफिट है कि इधर आप आइकन्स को एडिट भी कर सकते हो। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, और इधर और भी बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज दी गई होंगी जिन्हें आप अपने मुताबिक एडिट कर सकते हो। इसके अलावा डिकोडिंग वाईटी अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा मोशन बैकग्राउंड का इस्तेमाल करता है। उनको आप पिंटरेस्ट, पिक्सेल्स और पिक्सापे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब से मैं आपको चंद एक चैनल्स भी रिकमेंड कर दूंगा जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये बेसिक गाइड उन लोगों के लिए है जो लाइट मोशन के नए यूजर्स हैं। अगर आप में से कोई बिगनर नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइट मोशन को ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए इधर आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इधर सबसे ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हो। उसके नीचे आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रेशियो सिलेक्ट करनी है। रेजोल्यूशन के अंदर 1080p और फ्रेम रेट के अंदर 30 FPS ही रहने देना। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड को इग्नोर कर दो और नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। गैलरी से कोई चीज ऐड करने के लिए आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, फिर इस मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इसके बाद आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इधर से जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर टैप करना, फिर इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। एग्जाम्पल के लिए मैंने गैलरी से लोगो इंपोर्ट कर लिया है। अब इसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करना है स्मूथ बेवल। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर सबसे पहले ऑप्शन आता है रेडियस का। इसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है। मैं इसे अपने ऑब्जेक्ट के लिए 28 पर सेट कर रहा हूँ। अब नीचे स्पेकुलर एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड करो और इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे मूव करो। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने स्पेकुलर एंगल की वैल्यू को फुल कर देना है। अब इस एरो पर टैप करके इस इफेक्ट की सेटिंग को क्लोज कर लो। दोबारा ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इस बार आपने सॉफ्ट ग्लो को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इधर सबसे पहला ऑप्शन होगा डिफ्यूजन का। उसकी वैल्यू को 0.9 पर सेट कर देना है। उसके नीचे ऑप्शन आएगा ब्राइटनेस का। उसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। उसके नीचे कंट्रास्ट और हाईलाइट दोनों को 0 पर सेट कर देना है। इस ब्लेंड वाली लाइन को भी 0 पर कर देना है। अब आखिर पर एक ऑप्शन आएगा आउटर ग्लो। उसकी वैल्यू को आपने 60 पर सेट कर देना है। डिकोडिंग वाईटी की वीडियोस में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, उसे भी अभी देख लेते हैं। इसके लिए दोबारा आपने इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इस बार ऑसिलेट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इस इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करने के लिए दोबारा इसके ऊपर टैप करो। इधर एंगल की वैल्यू को आपने 20 पर सेट करना है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 0.4 पर सेट करना है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ तरीके से रैंडमली ऑसिलेट करना शुरू कर देगा।
प्लस वाले आइकन पर टैप करके इधर से इस शेप को ऐड कर लेना है। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसका स्केल इंक्रीज कर लेना है। इधर से बैक आकर इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी एक्स वैल्यू को 180 पर सेट कर दो। अब इधर से बैक आना है, दोबारा प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, नीचे वेक्टर ड्राइंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और जिस तरह की शेप मैं ड्रा कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह की शेप ड्रा कर लेनी है। डॉट ऐड करने के लिए नीचे की साइड प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और इस कर्सर को मूव करने के लिए इस पैनल के ऊपर ड्रैग करना। अब इधर से बैक आना है, नीचे वाले लेयर के ऊपर टैप करो, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लो। ऊपर वाली शेप लेयर के अंदर भी व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लो। अब इधर से बैक आकर इस साइड पर लॉन्ग प्रेस करना है और इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लो और इन दोनों लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये करने के बाद इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, दोबारा इधर टैप करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका एंकर इनेबल हो जाएगा, उसे आपने इधर एडजस्ट करना है। ये करने के बाद नीचे रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब पहली वाली की फ्रेम पर आना है और इधर रोटेट की वैल्यू को -25 पर सेट कर देना है। ये करने के बाद नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी भी दोनों की फ्रेम्स उधर ही ऐड करनी है जिधर आपने रोटेट वाले ऑप्शन की ऐड की थी। पहली की फ्रेम पर आपने स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आकर ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, नीचे इस ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से इस ग्राफ को सिलेक्ट कर लो। इसको बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब इस ग्राफ को इधर से कॉपी कर लो और बैक आ जाओ, ऊपर रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर आकर उसी ग्राफ को पेस्ट कर देना है। अब इस ग्रुप लेयर के ऊपर दोबारा टैप करना है, इसकी कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। इधर से सेंटर वाला ग्रेडियंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपको 2 डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, आपने हम दोनों को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है स्मूथ बेवल। इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इसकी रेडियस की वैल्यू को 22 पर सेट कर दो। इसके बाद इस लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है और नीचे स्पेकुलर एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इसकी वैल्यू को 0 पर कर दो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस लेयर के बिल्कुल आखिर में जाओ और इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसकी वैल्यू को फुल कर दो। ये बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, इसका मेन रीजन हमने आउटर कलर व्हाइट सिलेक्ट किए हुए हैं। इधर से बैक आकर कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और जो भी आउटर कलर होगा उधर कोई भी डार्क कलर सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा इसके इफेक्ट्स वाले सेक्शन को ओपन करो, इसी इफेक्ट पर दोबारा टैप करो और इसकी रेडियस की वैल्यू को 10 पर सेट कर दो। इधर मैंने कुछ इस तरीके से फ्रेम को डिजाइन कर लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। इधर इस आई वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इस लेयर को हाइड कर दो और नीचे प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो। इधर से इस रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है। इसके बाद नीचे एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इसकी एक्स की वैल्यू को 970 पर और वाई की वैल्यू को 35 पर सेट कर देना है। इधर से बैक आकर कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी लेयर को दोबारा डुप्लीकेट कर लेना है और इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है गॉसियन ब्लर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। इधर से बैक आकर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। इधर से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लेना है कैपिटल लेटर्स के अंदर। ऊपर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप कर देना है, फिर साथ फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर से आपने कोई भी बोल्ड फॉन्ट ऐड कर लेना है। मैंने कुछ फॉन्ट्स को डाउनलोड किए हुए हैं तो उनमें से ही मैं कोई फॉन्ट अप्लाई कर लेता हूँ। ऊपर कलर बॉक्स के ऊपर टैप करके इधर से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो, फिर इधर से बैक आकर इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है रिपीट लीनियर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। अब इधर से बैक आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। इधर से बैक आकर दोबारा इफेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर टैप करना है। इसी इफेक्ट की सेटिंग को दोबारा ओपन करो और इसकी पोजीशन की एक्स वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो।
इधर से बैक आकर इस आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर सिलेक्ट ऑल लेयर्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। नीचे वाली ग्रुप लेयर को डी सिलेक्ट कर दो और बाकी लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब इस ग्रुप लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके इफेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है वेव वार्प। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को 1 पर सेट कर देना है। ऊपर की साइड स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को 15 पर सेट कर दो। इसके बाद फेज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस लेयर के बिल्कुल आखिर में जाओ और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने फेज की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब इस लेयर के ऊपर टैप करो, इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में आओ और दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 0% पर सेट कर दो। अब नीचे वाली लेयर को अनहाइड कर देना है। ऊपर वाली लेयर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो और इसे थोड़ा सा पीछे की साइड ड्रैग करो। अब इस लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को -14 पर सेट कर देना है। अब नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। इसी लेयर को दोबारा डुप्लीकेट करना है और इधर से बैक आ जाना है। इन दोनों लेयर्स के एक्स्ट्रा पार्ट्स को आगे से ट्रिम कर देना है। अब इस टाइमलाइन पर आना है, नीचे प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है, इधर एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से एक नल लेयर को ऐड कर लो। अब इन तीनों लेयर्स को बारी बारी नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देना है। अब नल लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। अब उस टाइमलाइन पर जाना है जिधर ये दोनों स्ट्रिप्स विजिबल हो जाती हैं। इधर आकर दूसरी की फ्रेम को ऐड करो और इसकी स्केल की वैल्यू को डिक्रीज कर दो, कुछ इतना। इसके लिए मैंने करेक्टर की PNG को ऐड कर लिया है। इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है बेंड। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू 30% पर सेट कर दो। स्टार्ट का ऑप्शन ये डिसाइड करता है कि नीचे से आपकी बॉडी कितनी मूव नहीं करेगी। ये हर कैरेक्टर के लिए डिफरेंट होती है, इसे आप अपने मुताबिक देख लेना। अब एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। जैसे ही आप एंगल की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो कैरेक्टर की गर्दन टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो और इस की फ्रेम पर रहकर आपने एंगल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। मैं -6 पर सेट कर रहा हूँ। ये करने के बाद इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। जो नंबर आपने उधर ऐड किया था उसका अपोजिट इधर ऐड कर देना है। जैसे मैंने उधर -6 ऐड किया था तो इधर मैं 6 ऐड कर दूंगा। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर से सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर टैप करो और इधर से थर्ड वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अगर आपको लगे कि आपकी एनिमेशन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो इन वेव्स के नंबर को कम कर देना, इस डॉट को थोड़ा सा आगे की साइड ड्रैग करके। दोबारा से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया है। अब इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो स्ट्राइप्स। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके अंदर आपको पहला ऑप्शन काउंट कर देखने को मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को आपने 0.5 पर सेट कर देना है। इसके बाद विड्थ की वैल्यू को डिक्रीज करना शुरू कर दो। इसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है और अगर मुझे कॉपी करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू 0.06 पर सेट कर देना। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको कलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने कलर बॉक्स के ऊपर टैप करना है और इधर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्मूथनेस का। आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। ये हार्ड एजेस को हल्का हल्का ब्लर कर देगा। इसके बाद फ्रेज वाले ऑप्शन के ऊपर आओ और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू कर दो। इसकी वैल्यू को इतना इंक्रीज करना है कि ये दूसरी साइड से दोबारा नजर आना शुरू कर दे। अब हल्का सा डिक्रीज करके इसे स्क्रीन से आउट कर दो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाना है और इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने फ्रेज की वैल्यू को इंक्रीज करना है।
दोबारा से मैंने एक YouTube का लोगो इंपोर्ट कर लिया है। अब इसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो। इधर नीचे 3D वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से रेस्टर एक्सट्रूड को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करना है। अब इस इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक लाइट सोर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर टैप करना है। इधर से पॉइंट लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे फ्लैट पर सेट कर दो। अब दोबारा ऊपर की साइड आना है, रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर से वाई एक्सिस की वैल्यू को 90 पर सेट कर दो। अब नीचे की साइड इंटीरियर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर आओ। इसके अंदर आपको 2 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्ट का मेन कलर होगा उसका डार्क वेरिएंट आपने इधर सिलेक्ट करना है। साथ में इंटीरियर और फेड की वैल्यू को 100% पर सेट कर देना है। अब दोबारा रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। अब इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो और इस टाइमलाइन से आगे मूव करो। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करके वाई एक्सिस की वैल्यू को 360 पर सेट कर देना है। अगर आपको लगे कि इसकी विड्थ ज्यादा है तो नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको विड्थ वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर लेना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से 4th वाला ग्राफ ऐड कर दो। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट 3D रोटेट करना शुरू कर देगा। अब दोबारा इसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। अब उस टाइमलाइन पर जाना है जिधर हमने रोटेशन की दूसरी की फ्रेम ऐड की थी। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। दोबारा पहली वाली की फ्रेम पर आना है और इसे थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग कर देना है। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इस बार इस सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर टैप करना है और इधर से इस ग्राफ को ऐड कर देना है। इधर मैंने एक वीडियो को ऐड कर लिया है। अब मैं इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। लेट्स सपोज इधर मैं कोई और ऑब्जेक्ट एनिमेट करना चाहता हूँ तो नीचे की एडिटिंग टाइमलाइन पर मैं एक ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा ऑब्जेक्ट आसानी से लोगों को दिखाई दे। इधर मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है, लेकिन एडिटिंग के दौरान हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिन पर आपने ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करो और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दो। नीचे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो कॉपी बैकग्राउंड। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इस इफेक्ट को इधर से क्लोज कर लो और दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो। इस बार इधर आकर सर्च करना है इनर ब्लर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। स्ट्रेंथ की वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे मूव करो और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर लो। इधर जितनी आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे इतना ही ब्लर इफेक्ट ज्यादा अप्लाई होगा। ये करने के बाद दोबारा इस ब्लर इफेक्ट वाली लेयर के स्टार्ट के अंदर आना है। इधर आकर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से शेप को ऐड कर लो। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करना है और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना है। अब इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो। इधर से बैक आना है, इसके ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी ओपेसिटी को 0% पर सेट कर देना है। अब इस लेयर के स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो और इस टाइमलाइन से आगे मूव करो। इसकी दूसरी की फ्रेम उधर ऐड करनी है जिधर आपने इनर ब्लर इफेक्ट की अप्लाई की थी। इधर आपने ओपेसिटी की वैल्यू को 25% पर सेट कर देना है। अब इसके ऊपर आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडिट कर सकते हो। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करो और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दो। अब इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करना है चेकर। इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन स्पेस। आपने इसको एनेबल कर लेना है। ऊपर की साइड आपको एक कलर बॉक्स देखने को मिल जाएगा जिधर मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इधर आपको एक काउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसकी वैल्यू को आपने 17 पर सेट कर देना है। ये करने के बाद इधर से बैक आओ, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए मैंने कलर ऐड किया हुआ है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ।
ये करने के बाद इधर से बैक आना है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और दोबारा से इसी रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करो और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दो। अब इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से सेंटर वाले ग्रेडियंट के ऊपर टैप कर दो। जो भी कलर सेंटर के अंदर होगा उसे आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है और जो भी कलर साइड पर होगा उसे आपने ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। जो भी इनर डॉट होगा उसे आपने अच्छे तरीके से सेंटर के अंदर एडजस्ट करना है। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, नीचे की साइड स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लेना है। अब इधर से बैक आना है, एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी एक्स वैल्यू को 180 पर सेट कर देना है। अब इधर इस डबल लेयर वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से इस डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अब इस ऊपर वाली लेयर को हाइड कर देना है, नीचे वाली लेयर के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो, इधर आकर सर्च करना है गिलास। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी रेडियस की वैल्यू को 0 कर देना है। ये करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी ओपेसिटी को 50% पर सेट कर दो। इधर से बैक आना है, ऊपर वाली लेयर को अनहाइड करना है। ये करने के बाद इस लेयर के ऊपर टैप करो, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे नो फिल सिलेक्ट कर लो। इधर से बैक आना है, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और स्ट्रोक को एनेबल कर लेना है। स्ट्रोक का कलर व्हाइट सिलेक्ट कर लो और इसकी वैल्यू को 6 पर सेट कर देना है। इधर से बैक आना है, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, इधर आकर सर्च करना है वाइप। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी स्टार्ट की वैल्यू को 50% पर सेट कर दो और एंड की वैल्यू को 50% पर सेट कर दो। फिर नीचे की साइड फेदर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करो। इसकी वैल्यू को आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना है। फिर ऊपर की साइड एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका एंगल 45 डिग्री पर सेट कर दो। आप चाहो तो एंगल पर की फ्रेम्स लगाकर इसे परफेक्ट तरीके से एनिमेट भी कर सकते हो। प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से शेप को ऐड कर लो। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करना है और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना है। इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो। इधर से बैक आओ, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और हल्का सा स्केल इंक्रीज कर लेना है। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। ऊपर वाली लेयर के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो ग्रिड। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। स्पेसिंग की वैल्यू को हल्का सा डिक्रीज कर लेना है। फिर नीचे की साइड आपको एक कलर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इधर से आपने व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद इधर से बैक आओ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 15% पर सेट कर दो। दोबारा इधर से बैक आना है, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इसी इफेक्ट की सेटिंग को दोबारा ओपन करो और ऑफसेट के स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है, इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर मैं इसकी एक्स वैल्यू को -200 पर सेट कर रहा हूँ। प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे की साइड स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। बैक आना है, एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी एक्स वैल्यू को 180 पर सेट कर लेना है। दोबारा इधर से बैक आना है, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, इधर आकर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इस रेक्टेंगल पर टैप करके इस इफेक्ट की सेटिंग को क्लोज करो, दोबारा ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो इनर ब्लर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को आपने इंक्रीज कर लेना है। ये करने के बाद इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लो। अब उसी डुप्लीकेट की लेयर के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इन दोनों इफेक्ट्स को रिमूव कर दो। इधर से बैक आओ, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से नो फिल सिलेक्ट कर लो। दोबारा इधर से बैक आना है, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और स्ट्रोक को एनेबल कर लेना है। इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लो और स्ट्रोक की वैल्यू को 6 पर सेट कर लो। दोबारा इधर से बैक आओ, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो वाइप। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो।
इसकी स्टार्ट की वैल्यू को 50% पर सेट कर लो और एंड की वैल्यू को भी 50% पर सेट कर लो। नीचे की साइड फेदर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर लो। ये करने के बाद ऊपर एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को 45 डिग्री पर सेट कर देना है। इधर मैंने इस फ्रेम को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं इस पर फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इनको एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के लिए इस साइड पर किसी भी लेयर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, उसके बाद आपकी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। फिर दूसरी लेयर्स के ऊपर टैप कर देना, फिर ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। इधर मैंने बैकग्राउंड वाली लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं उन पर ये इफेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहता। अब ग्रुप लेयर के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो फ्लिप लेयर। इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लो। नीचे की साइड एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को 90 पर सेट कर दो। इसी की नीचे पॉइंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वाई वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। अब ऊपर की साइड एंगल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लो। अब उस टाइमलाइन पर आना है जिधर ये बैक साइड पर फ्लिप होना शुरू कर देता है। इधर आकर प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इधर ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर लेना है। मैंने एग्जांपल के तौर पर एक लोगो ऐड कर लिया है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, इसके स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल डिक्रीज कर लो। ऊपर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसे स्क्रीन से आउट कर देना है। अब इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड करो और इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे मूव करो। जिधर ग्रुप वाली लेयर सारी की सारी फ्लिप हो जाती है उधर आकर दूसरी की फ्रेम को ऐड करो और इसे नीचे की साइड ड्रैग कर लो। इसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसे डिक्रीज कर लेता हूँ। नीचे की साइड प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से वेक्टर ड्राइंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। डॉट ऐड करने के लिए नीचे की साइड प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना और इस कर्सर को मूव करने के लिए इस पैनल के ऊपर ड्रैग करना। इधर ज्यादातर एडिटर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं जो सीधा ऊपर की साइड जा रहा होता है। इसे देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिकोडिंग वाईटी की वीडियो से मैंने एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया है, उसे मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो आपकी मोटिवेशन पीक पर होती है, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन खत्म होती है तो इस फेज के अंदर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस फेज के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हैं वो ही आगे जाकर अपने गोल को अचीव करते हैं। बिल्कुल इसी पॉइंट को ज़हन में रखकर आपने ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार इसी पॉइंट को ज़हन में रखकर ग्राफ ड्रा करो। आपने अपने पॉइंट को ज़हन में रखकर ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद इधर से बैक आ जाना और इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना। इधर से नो फिल सिलेक्ट कर लो और इधर से बैक आकर स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इसे एनेबल कर दो। इधर से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो और इसकी वैल्यू को 8 पर सेट कर दो। ये सब कुछ करने के बाद इधर से बैक आकर इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और इधर आकर सर्च करना ड्राइंग प्रोग्रेस। इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना। नीचे एंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। अब इस टाइमलाइन पर एक की फ्रेम को ऐड कर दो और इससे आगे जाओ। इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके आपने एंड की वैल्यू को फुल कर देना है। हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ऐड कर लिया है। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे अच्छे तरीके से अपने टेक्स्ट के मुताबिक एडिट कर लो। अब इधर से बैक आओ, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे अच्छे तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर लो। ये दोनों चीजें करने के बाद आपने इसके कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है जिस कलर से आप हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। फिर इधर से बैक आना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना, डार्कन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और इधर से सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ये करने के बाद आपने इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है वाइप।
इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी एंड की वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने एंड की वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब नीचे की साइड प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से शेप को ऐड कर लो। नीचे एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे अपने टेक्स्ट के मुताबिक एडिट कर लेना है। इसे अच्छे तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करने के बाद आपने इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। अब इस इफेक्ट को इधर से क्लोज करो और दोबारा ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, मोज़ेक, कुछ इस तरह का। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इस इफेक्ट की सेटिंग को दोबारा ओपन करो और इसकी साइज की वैल्यू को इंक्रीज करना है। इसकी वैल्यू को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे ये इतना ही ज्यादा ब्लर होगा बॉक्सेस के अंदर। आप इसे अपने मुताबिक देख लेना, मैं इसे इधर ही छोड़ रहा हूँ। लेट्स सपोज इस टाइमलाइन से आगे मैं सारा का सारा टेक्स्ट अपीयर करना चाहता हूँ, तो आगे की जितनी भी शेप लेयर होगी उसे आपने ट्रिम कर देना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप साइज पर की फ्रेम लगा कर भी इसे एनिमेट कर सकते हो। नीचे की साइड मैंने एक बैकग्राउंड लेयर को इंपोर्ट कर लिया है। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, इधर इस ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना, इसका स्केल इंक्रीज कर लेना और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना। अब आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे अच्छे तरीके से अपने टेक्स्ट के मुताबिक एडिट कर लो। इधर से बैक आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे थोड़ा सा इस साइड पर ड्रैग कर दो। ये करने के बाद इसी लेयर को दोबारा डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट की लेयर के ऊपर टैप करना, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और इधर से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना। इन दोनों डॉट्स को इसी तरीके से एडजस्ट करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद इस ब्लैक डॉट को ट्रांसपेरेंट कर दो और व्हाइट डॉट के अंदर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इस ट्रांसपेरेंट डॉट को हल्का सा आगे की साइड ड्रैग कर देना है। इधर से बैक आकर दोबारा प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से इसी शेप को ऐड कर लेना है। इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी एक्स वैल्यू को 8 पर सेट कर दो। इधर से बैक आकर कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे इस साइड पर ड्रैग करके एडजस्ट कर दो। अब इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड करना है और इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है। इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसे दूसरी साइड पर सेट कर देना। अब इसके नीचे रेक्टेंगल वाली लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है वाइप। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। अब इस लेयर की बिल्कुल स्टार्ट में आओ और नीचे एंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इसकी दूसरी की फ्रेम आपने उधर ऐड करनी है जिधर आपने ऊपर वाली लेयर की ऐड की थी। दूसरी की फ्रेम पर आपने एंड की वैल्यू को फुल कर देना है। अब इस इफेक्ट को इधर से कॉपी करके बैक आ जाना है। नीचे वाले रेक्टेंगल के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर आकर उसी इफेक्ट को पेस्ट कर दो। अब इधर से बैक आओ और इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो। इस रेक्टेंगल लेयर को भी सिलेक्ट कर लो और ऊपर सेकंड वाले मास्क के ऊपर टैप कर दो। अब आपकी एनिमेशन तैयार हो चुकी है, बस ऊपर वाली दोनों लेयर्स को अनहाइड कर दो। अब इस रेक्टेंगल लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और जिधर आपका टेक्स्ट सारा का सारा एनिमेट हो जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाना है, तकरीबन 2 फ्रेम्स। इधर की फ्रेम को ऐड कर दो और इस टाइमलाइन से आगे मूव करो। इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके आपने इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। इधर से बैक आकर इसके आगे की लेयर को ट्रिम कर दो और ऊपर वाली लेयर को भी ट्रिम कर देना है। मैंने टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर टैप करना है। इधर से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसके रेंज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के ऑप्शन के अंदर पहले की फ्रेम को ऐड कर दो। मैं इस टाइम ड्यूरेशन से तकरीबन 3 सेकंड आगे जा रहा हूँ, आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना है। इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके स्टार्ट की वैल्यू को 100 पर सेट कर दो।
अब इस ऑप्शन को इधर से क्लोज कर लो और नीचे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इसके अंदर आखिर पर आपको अल्फा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को -1 पर सेट कर देना है। अब इस ऑप्शन को इधर से क्लोज कर लो। नीचे की साइड आपको रैंडम ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसे एनेबल कर लेना है। इधर अगर ध्यान से देखो तो एनिमेशन अप्लाई करने के बावजूद भी हमारी एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ग्रेडियंट को सिलेक्ट किए हुए हैं। इसे ठीक करने के लिए इधर से बैक हो, कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से कोई भी सिंपल कलर सिलेक्ट कर लो। प्लस वाले आइकन पर टैप करके शेप को ऐड कर लेना है। नीचे की साइड ये आपको एडिट शेप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर टैप करना है और जिस तरह मैं इसको एडिट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह इसको एडिट करना है। अब इधर से बैक हो, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और जिस तरह का मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह का कलर सिलेक्ट कर लेना है। अब इधर से बैक हो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये करने के बाद इधर से बैक आना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी ओपेसिटी को 70% पर सेट कर देना है। अब इधर से बैक आकर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करना है वेव वार्प। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को 16.7 पर सेट करना है। अब ऊपर की साइड फेज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को 2 पर सेट कर देना है। अब इधर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है। इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड करो, इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। अब आपने दोबारा इस इफेक्ट को ओपन करना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेव एंगल। आपने इसके ऊपर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब दूसरी की फ्रेम को उधर ऐड करना है जिधर आपने फेस वाले ऑप्शन की ऐड की थी। इस की फ्रेम पर आपने वेव एंगल की वैल्यू को 150 पर सेट कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले आइकन के ऊपर टैप करो, इधर से सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर टैप करना है और इधर से थर्ड वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। अब बारी आती है बबल्स क्रिएट करने की। सबसे पहले आपने बिल्कुल इस टाइमलाइन के शुरू में आना है, फिर प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से सर्कल को ऐड कर लो। इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से कुछ इस तरह का कलर ऐड कर लेना है। इधर से बैक आना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसे कुछ इस तरह नीचे की साइड ड्रैग करके प्लेस कर देना है। अब नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल 0 पर कर दो। इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस टाइमलाइन से तकरीबन 20 फ्रेम आगे मूव करना है। इस टाइम ड्यूरेशन को ध्यान से देख लो। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड करके स्केल की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब ऊपर की साइड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करो और इसे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर प्लेस कर दो। अब इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इसे ऊपर की साइड ड्रैग करना है, कुछ इतना। अब इधर से बैक हो और इधर इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अब इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करके इसे स्टार्ट के अंदर प्लेस कर दो। अब इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड करना है और इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 0 पर कर देना है। अब हमारा एक बबल तैयार हो चुका है। अब इसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इधर इस डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अब इसकी लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके इसे पीछे की साइड ड्रैग कर दो। इसकी लेयर के ऊपर टैप करो और इसकी लोकेशन को भी चेंज कर दो। इसकी लोकेशन आपने स्क्रीन से चेंज करनी है क्योंकि मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के अंदर हमने की फ्रेम्स को ऐड किए हुए हैं। अब इसी लेयर को डुप्लीकेट करना है और इसकी लोकेशन और टाइमलाइन को चेंज कर देना है। ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये सारा काम करने के बाद आपने इस वेव वाली लेयर को उन सारे बबल्स के ऊपर प्लेस कर लेना है। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, इधर साल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। मैं इधर से YouTube का लोगो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। इसके साइज और स्केल को आपने अपने मुताबिक देख लेना है। मैं इसे अपने मुताबिक सेट कर लेता हूँ। ये करने के बाद इस लेयर के इस साइड पर लॉन्ग प्रेस करना और इससे नीचे की साइड ड्रैग करना। जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा उसे आपने इन सारी लेयर्स के नीचे रखना है। अब बाकी चीजें आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने डिकोडिंग वाईटी की वीडियो में मल्टीपल यूट्यूब लोगोस को देखा था, तो मैं बिल्कुल उसी तरह इस फ्रेम को डिजाइन कर लेता हूँ।
दोबारा से मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो, नीचे की साइड टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, इधर से टेक्स्ट प्रोग्रेस वाले इफेक्ट के ऊपर टैप करना है और इधर से टाइप इन सिलेक्ट कर लो। अगर आप कर्सर नहीं चाहते तो नीचे की साइड आपने कर्सर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से नन सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों की फ्रेम्स के डिस्टेंस को भी इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारी एनिमेशन स्मूथ लगे। एंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, इस सेकंड की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करो और इसे आगे की साइड ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। नीचे प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। ऊपर 3 डॉट्स पर टैप करो और इसे स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर दो। कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो। इस लेयर को दोबारा डुप्लीकेट करना है। अब ऊपर वाली लेयर के ऊपर टैप करो, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो और इधर आकर सर्च करो 4 कलर ग्रेडियंट। इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लो। कलर 1 एंड कलर 3 के अंदर आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। बाकी 2 कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे की साइड आपको अल्फा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को 100 पर कर देना है। अब इधर से बैक आना है, इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को 60% पर सेट कर देना है। दोबारा से मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर टैप करना है, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, नीचे की साइड दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इस बार टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसके रेंज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के ऑप्शन के अंदर पहली की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है, इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसकी वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। अब इसको इधर से क्लोज कर लो, नीचे की साइड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर आखिर पर आपको अल्फा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को -1 पर सेट कर देना है। अगर आपको लगे कि एनिमेशन बहुत ज्यादा फास्ट है तो आपने दोनों की फ्रेम्स के डिस्टेंस को इंक्रीज कर लेना है। अगर आपको लगे एनिमेशन बहुत ज्यादा स्लो है तो आपने दोनों की फ्रेम्स के डिस्टेंस को डिक्रीज कर लेना है। दोबारा से मैंने एक PNG को ऐड कर लिया है। अब प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, इधर से वेक्टर ड्राइंग वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। जिस तरह की मैं शेप ड्रा कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह की शेप आपने ड्रा कर लेनी है। डॉट ऐड करने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना और अगर इस कर्सर को मूव करना चाहते हो तो इस पैनल के ऊपर ड्रैग करना। कुछ इस तरह की शेप ड्रा करने के बाद इधर से बैक आना है, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से नो फिल सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा इधर से बैक आओ, स्ट्रोक वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे एनेबल कर लो। इधर से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। स्ट्रोक की वैल्यू को 8 पर सेट कर दो। ये करने के बाद इधर से बैक आना है, एडिट पॉइंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से जो भी डॉट साइड पर होंगे आपने उनके ऊपर टैप कर देना है। फिर नीचे की साइड इस बीजर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद आपका सर्कल तैयार हो जाएगा। इन डॉट्स को अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। ये करने के बाद इधर से बैक आना, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और इधर आकर सर्च करना ड्राइंग प्रोग्रेस। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। इसकी एंड की वैल्यू को आपने 0 पर सेट कर देना है और इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से आगे मूव करो और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने एंड की वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से शेप को ऐड कर लेना है। अब इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी X वैल्यू को 500 पर और Y वैल्यू को 180 पर सेट कर दो। नीचे की साइड रेडियस की वैल्यू को आपने 75 पर सेट कर देना है। इधर से बैक आकर इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने YouTube चैनल का लोगो इम्पोर्ट कर लेना है। इसके लिए प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो, मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से अपने YouTube का लोगो इम्पोर्ट कर लो। अब इधर से बैक आकर दोबारा प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से सर्कल शेप को ऐड कर लेना है। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल इंक्रीज कर लो। मेरा ऐड किया हुआ लोगो सर्कल शेप के अंदर नहीं था इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपका लोगो सर्कल शेप के अंदर है तो आपने ऐसा नहीं करना। अब इधर से बैक आकर इन दोनों लेयर्स पर लॉन्ग प्रेस करके इनको सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर से इस मास्क वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अब इसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो, नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका स्केल छोटा कर लो। दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है लॉन्ग शैडो।
इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। इसकी साइज की वैल्यू को आपने 0.015 पर सेट कर लेना है। ये करने के बाद इधर से बैक आना है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। इधर आप अपने चैनल का नाम ऐड कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ऊपर इस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ जाए। इसके साथ फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर से व्यू ऑल फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर से आपने इन 3 लेयर्स पर टैप करके सैंस सेरिफ चेक बॉक्स को इनेबल कर लेना है। इधर से मैं रोबोटो बोल्ड फॉन्ट को ऐड कर रहा हूँ। इसके साइज और स्केल को बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये करने के बाद दोबारा प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इस बार 0 डिजिट को ऐड कर देना है। 0 के साथ एक कॉमा भी ऐड कर दो। फिर इसका फॉन्ट अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर लो और इसका साइज और स्केल जिस तरह मैंने सेट किया बिल्कुल इसी तरह सेट करना है। ये करने के बाद इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से काउंट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लो। इसके ऐड के ऑप्शन के अंदर इधर पहली की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस टाइमलाइन से आगे मूव करना है। इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करो। इसकी वैल्यू को आपने अपने मुताबिक सेट कर लेना है, जितने नंबर्स आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। ये करने के बाद दोबारा इसका स्केल और साइज अपने मुताबिक देख लेना है। मैं इसे अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। अब दोबारा से एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है। ऊपर की साइड जो हमने चैनल का नाम ऐड किया था मैं उसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे नीचे की साइड ड्रैग कर लो। ये करने के बाद इधर से बैक आना है और उसके एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इधर आपने टेक्स्ट टाइप कर लेना है टोटल सब्सक्राइबर्स। ऊपर इसके फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से रोबोटो का कोई भी थिन फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। ये करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है, नीचे इसके स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसका स्केल डिक्रीज कर लेना है। दोबारा ऊपर ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करके इसे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लो। इधर से बैक आकर इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से डल कलर सिलेक्ट कर लो। ये जो ब्लैक के साथ कलर है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इधर इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से सिलेक्ट ऑल लेयर्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। इन सभी लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब इसी लेयर को दोबारा डुप्लीकेट कर लेना है। ये करने के बाद नीचे की साइड जो भी ग्रुप होगा उसे आपने ऊपर वाले ग्रुप के साथ लिंक कर देना है। अब ऊपर वाली ग्रुप लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस लेयर के बिल्कुल स्टार्ट में जाओ और इधर एक और की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी की फ्रेम पर रहकर आपने इसे नीचे की साइड ड्रैग करना है। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आकर कुछ इस तरह का ग्राफ अप्लाई कर लेना है। अब इधर से बैक आकर इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है फेड इन आउट। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इसकी आउट की वैल्यू को 0 पर सेट कर दो और इस इफेक्ट को इधर से कॉपी कर लो। नीचे वाले लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर आकर वो ये इफेक्ट पेस्ट कर देना है। अब इसके ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, नीचे की साइड रिपीट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से स्कैटर फील्ड को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इस इफेक्ट की सेटिंग को दोबारा ओपन करना है, नीचे की साइड डेंसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर देना है। अब इस टाइमलाइन पर आना है और इधर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे मूव करो और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब ऊपर पोजीशन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इस टाइमलाइन पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस लेयर के बिल्कुल आखिर में जाना है और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इसकी एक्स वैल्यू को 200 पर सेट कर देना है, वाई वैल्यू को 150 पर और जेड वैल्यू को 20 पर। डेंसिटी वाले ऑप्शन पर जाना है, इसकी दूसरी की फ्रेम पर लॉन्ग प्रेस करो और इसे आगे की साइड ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इस एनिमेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी इसलिए ये मैंने किया है। आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना है। अब नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलरिंग। आपने इसके ऊपर टैप करना है, इधर इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से डिपेथ 3 कलर्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप ये ऑप्शन एनेबल करोगे तो नीचे की साइड आपको 3 कलर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इधर कोई भी 3 रैंडम कलर्स सिलेक्ट कर लो। बस ये तीनों कलर्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। इसके बाद आपको नीचे की साइड 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपने इन तीनों ऑप्शंस को एनेबल कर देना है।
इधर दोबारा मैंने एक PNG को ऐड कर लिया है। अब नीचे की साइड प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से शेप को ऐड कर लो। इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसे आपने अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडिट कर लेना है। ये करने के बाद इधर से बैक आना है, इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इधर से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे अपने टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है वाइप। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। नीचे एंड वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो। इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड करो और इस टाइमलाइन से आगे मूव करो। इधर दूसरी की फ्रेम ऐड करके आपने इसकी वैल्यू को 100 पर सेट कर देना है। अब दोबारा इसकी लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके इफेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इस बार आकर सर्च करना है वेव वार्प। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। नीचे की साइड स्क्रॉल करने पर आपको मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को 0.6 पर सेट कर देना है। अब ऊपर फेज वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इस टाइमलाइन से आगे मूव करो और इधर एक दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने फेज की वैल्यू को इंक्रीज करना है। इधर मैंने एक बैकग्राउंड लेयर को इंपोर्ट कर लिया है। अब नीचे की साइड प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करो और इधर से ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दो। अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने इसकी सारी अरेंजमेंट्स कर लेनी है। ये करने के बाद इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो, नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर दो। इसके रेंज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से आगे जाओ और इधर एक दूसरी की फ्रेम ऐड करके इसकी वैल्यू को 100 कर दो। अब नीचे की साइड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल को ओपन करो और नीचे अल्फा वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इसकी वैल्यू को -1 पर सेट कर दो। लेट्स सपोज इस सेंटेंस के अंदर मैं इन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसी टेक्स्ट लेयर को 3 बार डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद इन तीनों लेयर्स को हाइड कर दो और मेन लेयर को रहने दो। इसके बाद नीचे प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है और इधर से इस रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है। अब इसके एडिट शेप वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसे अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडिट कर लो, जिस भी वर्ड का कलर आप चेंज करना चाहते हो। अगर आपके पास 2 वर्ड्स हैं जिनका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो 2 रेक्टेंगल्स ऐड करके आपने उन वर्ड्स को हाइड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अब सबसे नीचे वाले रेक्टेंगल के ऊपर टैप करो, इसे डुप्लीकेट करके इसका कलर चेंज कर लेना है और इसे सारी लेयर्स के ऊपर प्लेस कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी लेयर को भी डुप्लीकेट कर लो, उसका कलर चेंज करके उसे भी सारी लेयर्स के ऊपर प्लेस कर दो। तीसरी लेयर के साथ भी आपने यही करना है। अब नीचे वाली तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और उनको एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब इस टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है, इस लेयर के ऊपर टैप करना है और इधर से इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। अब इस ग्रुप लेयर को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे जो टेक्स्ट लेयर होगी उसको भी सिलेक्ट कर लो। अब ऊपर की साइड थर्ड वाले मास्क के ऊपर टैप कर दो। ये करने के बाद इस लेयर को हाइड कर दो और ऊपर वाली लेयर को अनहाइड कर दो। ऊपर से इस रेक्टेंगल को भी अनहाइड कर लेना है और इसे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ले आना है। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो और जो टेक्स्ट लेयर अनहाइड की थी उसे सिलेक्ट करो। ऊपर से सेकंड वाले मास्क के ऊपर टैप कर दो। अब इस लेयर को इधर से हाइड कर दो और ऊपर वाली टेक्स्ट लेयर को अनहाइड कर दो। ऊपर वाले रेक्टेंगल को भी अनहाइड कर देना है और उसे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ले आना है। इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो और जो रेक्टेंगल अभी हमने अनहाइड किया उसे सिलेक्ट कर लो। ऊपर से सेकंड वाले मास्क के ऊपर टैप कर देना है। लास्ट टाइम तीसरी टेक्स्ट लेयर के साथ भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब इस टाइमलाइन के बिल्कुल आखिर में जाना है या उधर जाना है जिधर हमारा सारा का सारा टेक्स्ट एनिमेट हो जाता है। इधर आकर सबसे नीचे जो ग्रुप लेयर है उसे हाइड कर दो। अब जो सबसे ऊपर ग्रुप होगा उसके ऊपर टैप करना है, इसके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इधर आकर सर्च करना है सॉलिड कलर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लो। इस कलर बॉक्स के अंदर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं इधर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस इफेक्ट को इधर से कॉपी कर लो और नीचे वाली ग्रुप लेयर्स के अंदर भी इसे पेस्ट कर देना है। अगर चाहो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो।
इस वीडियो के अंदर ओवरऑल मैंने 26 एनिमेशंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एनिमेशंस अभी तक बाकी हैं जिन पर पार्ट 2 और इवन पार्ट 3 भी बनाया जा सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर दो, मैं इस पर पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूँगा।